जनाब, हम लोग ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। मैं और जवेरिया पाकिस्तान के साथ में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर जवेरिया हमें कीटो डाइट के हवाले से बता रही थी। डॉक्टर जवेरिया, कहा जाता है कि अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं और आप छोड़ देते हैं और आप कोई भी मील बाकायदगी से नहीं लेते, जैसे कि कीटो डाइट में जरूरी होता है, तो क्या आप वेट ज्यादा गेन कर लेते हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि जब भी कोई चीज मतवातर या डेली कंटिन्यूसली नहीं की जाती तो उसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं और उसके बहुत ज्यादा आपको डेली लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। तो इसी तरह अगर आप किसी भी किस्म की डाइट स्पेसिफिक स्टार्ट करते हैं तो आप फिर उसको कंटिन्यू करें, उसको बाकायदगी से करना चाहिए ताकि आपको आपकी बॉडी को उसके टोटल जो है प्रॉपर फवायद हासिल हो सके। ठीक है जी, मतलब ये चांसेस होते हैं कि आप वेट गेन कर लेंगे अगर आप बिल्कुल तो फिर फॉलो नहीं करेंगे। आपने कीटो के तकरीबन 3 डेज मील, आप 3 डेज ठीक है मील ले रहे हैं, बिल्कुल ये 4 दिन ले रहे हैं, बिल्कुल 3 डेज ले रहे हैं या फिर उसको 21 डेज के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप उसमें तकरीबन बाकायदगी लेके आए, ये बहुत जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल सही कह रही है डॉक्टर साहिबा, क्योंकि अक्सर हम लोग कह रहे होते हैं ना कि मैंने जी कीटो डाइट स्टार्ट की थी, मेरा वेट 10 दिन में कम हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब, दोबारा से वेट गेन हो गया। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि आप उसको सही से बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपनी जिंदगी में मतवाजन गज़ा की आदत डालिए ताकि जो आपकी बॉडी है और आपका ब्रेन है वो टोटली हेल्दी तरीके से वर्क कर सके। जैसे जवेरिया हम ब्रेक में डिस्कस भी कर रहे थे, वैसे सादा गज़ा सबसे बेहतरीन है, वेट कम करने के लिए भी, मेंटेन करने के लिए भी, और आपकी जिंदगी को आसान भी बनाने के लिए, क्योंकि देखिए जो लोग सादगी में खाना कंज्यूम करते हैं और उसके बाद वो अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तो वो आपकी जो ब्रेन बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है और स्पेसिफिकली आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट आउट रखता है। बिल्कुल जनाब, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब और जवेरिया और मैं अब करने जाने अगला सेगमेंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज नौजवानों की करैक्टर बिल्डिंग पे बात करेंगे कि उनकी करैक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी कितनी जरूरी है और कैसे की जाए, नौजवानों में लीडरशिप क्वालिटी कैसे पैदा की जाए, क्या तमाम लोग अपनी लाइफ के लीडर होते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी के लीडर हैं, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। यकीनन इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली ने, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मोहम्मद अली साहब, मैं और जवेरिया जैसे डिस्कस कर रहे थे कि आज के दौर में जो नौजवान है उनकी खुदिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कैसे की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज्यादा जी। हमारा ये इशू ये है कि हम सब कुछ जो भी करना चाहते हैं, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, वो हम बहुत मिस कर जाते हैं पहले 7 साल वाली। हम पहले 7 साल में बच्चों के अंदर से कॉन्फिडेंस, उनके अंदर से फ्रीडम, उनके अंदर से इमेजिनेशन, उनके अंदर से वो तमाम खूबियां जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दे के पैदा किया है, हम उनका मर्डर करते हैं, हम उनको कत्ल कर देते हैं। मैं लफ्ज़ कत्ल इसको यूज करता हूँ कि ये एक फैक्ट है पेरेंट्स। और उसके बाद से जब वो 7 साल के बाद 14 साल का नेक्स्ट 7 ईयर्स का साइकिल जो हमारी लाइफ में एवरी 7 ईयर्स वी चेंज, नेक्स्ट 7 ईयर्स जो साइकिल होता है उसमें फिर हम हैरान हो रहे होते हैं कि यार ये मेरा बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है, मेरा बच्चा ये क्यों कर रहा है। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पर लीडर्स तो दूर की बात, आज आप इसके साथ एक चीज और भी मैं ऐड करता चलूँ कि हम उनकी एजुकेशन उनको वो दिलवा रहे हैं जिसमें उनको कागज का टुकड़ा मिलेगा नौकरी लेने के लिए। सो माइंड सेट हम उनका सेट ही ये कर रहे हैं, उन्हें बड़े होना है, उन्हें नौकरी पढ़ना है। मैं कहता हूँ पप्पू तैयार हो जाता है, पप्पू ने पढ़ना है, पप्पू जो डिग्री लेनी है, उसके बाद पप्पू की शादी हो जानी है और पप्पू ने बच्चे पैदा करके आगे जो है उनको ख्याल करना है। हम लीडर का कॉन्सेप्ट ही उनको नहीं दे रहे हैं। अगर इनकी हमने अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो बड़े हो चुके हैं, अगर हमने किरदार साजी करनी है तो हमें सबसे ज्यादा उनको इल्म के साथ साथ, तालीम के साथ साथ इल्म दिलवाना जरूरी है। इल्म इज समथिंग दैट इज स्किल, इल्म इज समथिंग दैट इज तरबियत। ये हमारे ना घरों में हो रही है, ना असातिज़ा कर रहे हैं। हमारे कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब वो कहते हैं कि पंजाबी में कहावत कही जाती है, अगर आप इजाजत दें, कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी जो है वो प्रॉपर तरीके से उनकी वो ग्रूमिंग नहीं कर रहा। आज की, वैसे एक बार अच्छी बात बताऊं कि जो आज की नस्ल है वो इस चीज को समझ चुकी है काफी हद तक, वो इससे निकलना चाहती है। और हमारी जो जनरेशन थी वो अभी भी उनको टांग पकड़ के खींच के खड़ी है कि तुमने निकलना नहीं। तो अगर हमने इनकी किरदार साजी करनी है, हमने इन बच्चों को लीडर्स बनाना है, तो हमें इन्हें आजादी देनी होगी सोच की, हमें इन्हें आजादी देनी होगी डिसीजन मेकिंग की,
हमें इनको उंगली पकड़ के ये नहीं सिखाना है कि तो हमेशा गलत काम करता है। लेकिन मोहम्मद अली साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमें इन्हें आजादी देनी होगी सोचने के लिए, लेकिन ये भी तो मैटर करता है ना कि जब आप बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि आप डिसीजन लें अपने करियर के हवाले से या किसी भी चीज को लेकर डॉक्टर जवेरिया, तो क्या आपका बच्चा सोच क्या रहा है, पहले तो उसको सोच क्रिएट करना सिखाना होगा ना। अक्सर हमने लोगों को देखा है जिनके पेरेंट्स उन्हें कह देते हैं आप अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट चूज कर लीजिए, पेरेंट्स पे हमेशा से ये ब्लेम रहा है कि पेरेंट्स चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, पेरेंट्स चाहते हैं वकील बन जाए। जिन बच्चों को कहा गया उन्होंने फिर अपने दोस्तों को देखा, क्योंकि एक दोस्त ने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया तो मैंने भी ले लिया। आप किसी क्लास में जाके जब पता करते हैं कि आप मास कम्युनिकेशन ये MBA ये M.Com क्यों कर रहे हैं, तो ज्यादातर जवाब आता है क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा था या क्योंकि मेरा एडमिशन कहीं नहीं हो रहा था। तो ये कैसे क्रिएट किया जाए, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे लेके आए बच्चों में? जी बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया है, और इसके लिए मैं इंशा को बहुत किया करता हूँ कि खेलने दें इन्हें इश्क की बाजी, खेलेंगे तो सीखेंगे। अब कैस किया फरहाद की खातिर खोलें क्या स्कूल मियां। बात यह है कि हम कह रहे होते हैं बच्चों को जाओ बेटा तुम जो चूज करना है कर लो, हाँ जी। लेकिन हम कह रहे होते हैं कर नहीं रहे होते। और उसके बाद जब बच्चा देखिए जब बच्चा गलती करके आता है तो हम उसके बाद उसका साथ नहीं दे रहे होते, हम उसके बाद उसको क्या देखा ना तुझे मैंने कहा था मुझसे पूछ ले। देखिए मैं एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, पेरेंटिंग के सिर्फ दो फराइज है पेरेंट के। नंबर 1 अनकंडीशनल लव देना, एंड नंबर 2 गाइड बनना, कहीं बच्चा खाई में गिर ना जाए। एक आंख बंद कर ले, उस आंख से उसको करने दे थोड़ा बहुत, और दूसरी आंख खुली रखे कि वो खाई में गिर तो नहीं रहा। अब होता ये है कि जब दोस्तों के साथ भी बच्चे, मेरी बेटी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी बेटी माशाल्लाह पब्लिक हेल्थ में बैचलर्स कर रही है। उसकी क्लास की 3 ग्रुप थे उस क्लास में। एक ग्रुप जो था वो फिजियोथेरेपी में जा रहा था, एक ग्रुप जो था वो IT में जा रहा था, और एक ग्रुप जो था वो बाहर जा रहा था। तो मुझे कहने लगी कि जी जो उसकी जिसमें 2 दोस्तें ज्यादा थी वो फिजियोथेरेपी वाला था। उसने कहा मैंने फिजियोथेरेपी करनी है। मैं कहा बेटा किस लिए? कहने लगी अबू इसलिए कि मेरी सारी दोस्तें फिजियोथेरेपी कर रही हैं जो मेरे इस ग्रुप वाली हैं। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। फिर मैं उसके बैठा, हम लोगों ने रिसर्च की फिजियोथेरेपी के ऊपर, कंप्लीट रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मैंने उससे कहा अच्छा बेटा दूसरा ग्रुप क्या करना चाह रहा है? कहती है वो IT करना चाह रहा है। मैंने कहा आओ इसको भी रिसर्च करते हैं। फिर हमने पब्लिक हेल्थ के ऊपर और डिफरेंट और टॉपिक्स पर रिसर्च की। तो करने के बाद आई गेव हर द चॉइस कि वो बैठी, उसने बैठ के अपने हिसाब से देखा कि ये सारी चीजें हैं। मैंने उसकी लोगों से बातें कराई, उस फील्ड के एक्सपर्ट से मीटिंग करवाई। सब कुछ करने के बाद शी डिसाइडेड कि वो मैं पब्लिक हेल्थ करना चाहती हूँ। मैं इसलिए नहीं कुछ करना चाहती कल को मैं ये सोचूंगी मेरे दोस्तों ने किया। तो ये काम टाइम मांगता है। मैंने कहा ना फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज्यादा। ये टाइम हम पेरेंट्स नहीं लगाना चाहते। उसके बाद जब बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में आ जाता है तो यूनिवर्सिटी में टीचर्स कहते हैं मेरी बला से मुझे तो तनख्वाह मिल रही है, बच्चा पास हो रहा है, ठीक है, रिजल्ट आ रहे हैं। आपने जब ये बात की ना कि जब हम जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं, मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में जब मेरे सेशन हो रहे होते हैं मैं मेरा सवाल ही होता है आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? सर एडमिशन हो गया था, सर दोस्त यार आ गए थे, बिकॉज इसलिए कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। पेरेंटिंग का जो दूसरा रूल है गाइडेंस वाला वो हम दे ही नहीं रहे। सही, ठीक है। मोहम्मद अली ये भी बताइएगा कि कामयाबी के रास्ते में रुकावटें क्या क्या हैं? आज हम अपने बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, इतनी ज्यादा फी पे करते हैं, मतलब नाम ले बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, डिग्री लेते हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चे मुतमईन नजर नहीं आते। हमारे बच्चे कामयाब जो होना डेफिनेशन है, डिग्री हासिल करने को शायद हम कामयाबी कह रहे हैं, आजकल कामयाब नहीं होते। क्या समझते हैं, क्या रुकावटें हैं, क्यों हम कामयाबी की तरफ जो हमारे कदम है वो बहुत स्लो है? और नौजवान बेसिकली कामयाब लीडर कैसे बन सकते हैं? क्या बेसिक ट्राइट्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल लीडर की क्वालिटीज होनी चाहिए? क्योंकि आजकल का जो वक्त चल रहा है वो पीयर प्रेशर की वजह से बहुत सी चीजें अडॉप्ट तो देखा देखी कर लेते हैं, पर जो बेसिक एक कामयाब जो शख्स बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या समझते हैं, क्या आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि जो क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए और उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बेशक आपने वैसे अपने सवाल में खुद ही एक जवाब दे दिया कि हम उनको डिग्रियां दिलवा रहे हैं, ठीक है, और डिग्रियां दिलवाना, और दूसरी बात कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब कामयाबी मेरे नजदीक खराटे भर के नींद सोना जो है रात सोना, ये कामयाबी की निशानी है। इस इंसान ने सेटिस्फेक्शन से अपना दिन गुजारा, हैप्पीनेस कामयाबी है ना। हर एक अगर पैसा कामयाबी है तो फिर हमें पैसे के पीछे ही उनको पकाना है। हो ये रहा है जो मैंने पहले भी बात की कि हम सिर्फ कागज और नौकरी ये 2 ही सोचें दे रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चों के साथ कोई
प्यार मोहब्बत करना है ना, उनकी सोच को हमें आजाद करना है। मैं फिर वही बात कहूंगा, हम उनको डिग्रियों की रेस में लगा के कामयाबी को ए लेवल और A+ और B+ ग्रेड में जब ट्रांसलेट करना बंद कर देंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके हर घर में इकबाल पैदा हो सकता है, आपके हर घर में कायदे आज़म पैदा हो सकता है। सिर्फ ये है कि उनको ये बताया जाए कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हम उनको अपने आप से तोड़ रहे हैं कि वो खुद से उनका राब्ता। जब हम छोटे होते थे ना तो PTV की चैनल हुआ करता था उस जमाने में, तो वो उस वक्त वो जब कभी कभी PTV की बिजली चली जाती थी ना तो सामने लिखा आता था स्क्रीन पे, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। ठीक है, तो हम बच्चों का हमने अपने आप से उनका राब्ता मुनक़ता कर दिया है। अब जब वो राब्ता ही मुनक़ता कर दिया हमने तो वो काम, और फिर डेफिनेशन और फिर जो क्राइटेरिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बच्चियों को अक्सर ये बात बताता हूँ कि आजकल खूबसूरती का क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल सिर्फ फेयर एंड लवली लगाने वाले को समझ लिया गया है, राइट। इसी तरह कामयाबी का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को समझ लिया गया है। ये कामयाबियां नहीं है। कामयाबी वो है कि आप हैप्पी परफॉर्मर इज द बेस्ट परफॉर्मर, आप जो भी करें आप उसमें खुश हों। ये मेरे नजदीक सबसे पहली चीज है जो हमें बदलनी है, ये सोच, और ये पेरेंट्स की सोच, मुआशरे की सोच बदलनी है, जिसमें मीडिया सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकता है। जब वो ये सोच बदल देगा, लोगों को जो ड्रामों में ये दिखाना बंद कर देगा कि जी सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले को शादी लड़की मिलती है, गाड़ी वाला इस तरह की गाड़ी होगी तो आपको जो है इम्पोर्टेंस मिलेगी, जब मीडिया ये दिखाना बंद कर देगा तो हमारे ऑटोमेटिकली ज़हन साजियां शुरू हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की कि क्या क्वालिटीज और क्या ट्रेड्स होनी चाहिए एक लीडर में, तो जो सबसे पहली मैं कौन होता हूँ जिसके ऊपर बात करने वाला, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने खुली किताब की तरह मौजूद है कि लीडर क्या होता है। तो सबसे पहली जो चीज है ना हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी मेरे नजदीक, वो है यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। ठीक है, तो आजकल ये मुर्दों की बन गई हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये यकीन होना चाहिए कि अपने ऊपर और अल्लाह के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, एक अच्छे लीडर बनाने के लिए अगर हमें बच्चों को लीडर बनाना है तो हमें उनको इमेजिनेटिव क्रिएटिव माहौल और माइंड सेट देना होगा। उसके लिए हमें उन्हें अगेन वही फ्रीडम ऑफ चॉइस देनी होगी कि दे चूज विद देयर ओन फ्री विल, जो अल्लाह ने उनको फ्री विल दे के पैदा किया है, उस फ्री विल के साथ वो चूज करें कि व्हाट दे वांट। नंबर 3, उनको हमें पेशेंस सब्र करके दिखाना होगा, बताना नहीं होगा। हम साबिर होंगे तो हमारे बच्चे खुद साबिर हो जाएंगे, वो लीडरशिप की तरफ जाएंगे। ठीक है। नंबर 4, हमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी और पहले उसको एक्ट करके दिखाना होगा कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो मैं एक बाप हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। जब मैं वो परवरिश ठीक करूंगा तो मेरे बच्चों में ऑटोमेटिकली वो क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। मेरा पैगाम जो है ना वो पेरेंटिंग के ऊपर और टीचर्स के ऊपर हिला के इसीलिए हिलता है क्योंकि उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेनी है। हम नौजवान नस्ल हमारी बहुत अच्छी है, हमारी नौजवान नस्ल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे बेहतर नस्ल है वो। बिल्कुल ऐसे है कि हमें बदलना। बिल्कुल, आपने जैसे क्वालिटी बताई। मोहम्मद अली, एक सवाल है मेरा आपसे, अगर क्लास में 10 लोग हैं या एक टीम में 10 लोग हैं, क्या तमाम लोगों में ही लीडरशिप क्वालिटी होगी? क्या तमाम लोग ही लीडर बन सकते हैं? तो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? लाइक एक टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अगर होगी तो वो कैसे टीम के तौर पर काम करेंगे? क्योंकि जो लीडर होता है, ऑफकोर्स आई नो कि वो फॉरवर्ड पैदा नहीं करता, वो साथ साथ लीडर ही क्रिएट कर रहा होता है या पैदा कर रहा होता है। तो एक ही क्लास में तमाम लोग क्या लीडर हो सकते हैं? क्या एक ही टीम में तमाम लोग लीडर हो सकते हैं? क्या उनकी क्वालिटी एक जैसी हो सकती है? बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया। मैंने एक प्रोग्राम किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीडर कैसे पैदा किए, उनकी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, कैसे उन्होंने लीडर्स बनाए। आप देख लीजिए कि सहाबा, बिल्कुल सहाबा हमारे, वो सब सहाबा जो शायद कुछ भी ना होते अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सहाबी ना बनते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद एक लीडर पे लीडर बनाया। तो लीडर्स बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब जो मेन जो अच्छा लीडर होता है ना, उसका ये काम होता है, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि लीडर की सक्सेस ये है कि वो अपनी तरह के लीडर्स तैयार करे। अब उसी तरह एक अच्छा लीडर जो है ना, उसकी सक्सेस ये है या उसका एक काम है कि वो ये देखता है कि अगर मेरे पास 10 लोगों की टीम है
اس میں ہر بندہ لیڈر تو ہے، لیکن کس لیڈر کی کیا کوالٹی ہے، کس کی کوالٹی ہے کہ وہ اس ٹیم کو مینج کرے گا، کس کی کوالٹی ہے کہ وہ لاجسٹکس کو مینج کرے گا، کس کی کوالٹی ہے کہ وہ کمیونیکیشن کو مینج کرے گا. تو آپ جب لیڈرشپ، ضروری نہیں کہ لیڈر جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بننا ہے، نہیں، ہر بندے نے پرائم منسٹر نہیں بننا، پوری کیبنٹ بنتی ہے. بالکل. وہ جو کیبنٹ بننی ہے، وہ کیبنٹ میں ہر بندہ اپنے اپنے کنبے کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا نا، کلکم راع وکلکم عن الراعی کان مسئولا، ہر انسان اپنی رعیت کا انچارج ہے، یعنی کہ اس کا لیڈر ہے اور اسی کا وہ جواب دہ ہوگا. تو لیڈر ہر انسان میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اگر ان 10 لوگوں میں سے ہم نے چوز کرنا ہے، اگر میں لیڈر ہوں، میرے پاس 10 کی ٹیم ہے، تو یہ میری کوالٹی ہے کہ میں ان 10 میں سے دیکھوں کتنے لوگ ہیں جو پی ایم کی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سی ایم بن سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو منسٹر بن سکتے ہیں. مطلب میں رینکنگ اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ لیڈرشپ کے ڈفرنٹ لیولز ہیں جی. تو وہ لیولز کے مطابق میں نے ان کو گروم کرنا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی اس سے آؤٹ پرفارم کرتا ہے تو میں اس کو نیکسٹ لیول پر لے کر جاؤں. اور یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد علی، آپ کی قیمتی وقت کا، اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بالکل ہمیں سب میں، لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لیڈر ہی کریٹ کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے وہ کوالٹیز، وہ خوبیاں دوسروں میں بھی جائیں، ان کے ٹیم ممبرس میں بھی جائیں، تاکہ وہ ایک ٹیم خوبصورت کام کرے اور آگے آ کے کامیابی کی طرف بالکل. جائے. اور جیسے کہتے ہیں کہ ریڈرز آر لیڈرز، کیونکہ جو لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ایک کامیاب معاشرہ بناتے ہیں، تو اس کے لیے برین اور آپ کا جو پین پاور ہے وہ دا رولنگ پاور ٹو بیکم اے لیڈر. بالکل جناب، یہاں وقت ہو چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ.